नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम चर्चा करेंगे भारत के राजनीतिक इतिहास में कुछ ऐसे मोड़ को लेकर जो आने वाले कई दशकों की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल देंगे। जून 2026 का ये महीना देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसा ही अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बदलाव दिखाने वाला महीना बनेगा जो सत्ता के साथ साथ एक नई परिभाषा लिखेगा। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा ऐतिहासिक कीर्तिमान अपने नाम करने जा रहे हैं जो भारतीय राजनीति के सबसे पुराने और ये माने कि अजय माने जाने वाले रिकॉर्ड को हमेशा के लिए ध्वस्त कर देगा। ये महज एक संख्या या दिन का जोड़ नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र भारत के उस राजनीतिक संक्रमण की गाथा है जो नेहरू युग के बाद अब सीधे मोदी युग के पूर्ण रूप से स्थापित होने की गवाही दे रही है। 10 जून यानी कि कल का दिन देश की राजनीति में एक नया स्वर्णिम इतिहास दर्ज करने जा रहा है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के सबसे बड़े और पुराने रिकॉर्ड को हमेशा के लिए पार कर जाएंगे। इस तारीख को पीएम मोदी देश के शीर्ष पद पर लगातार बने रहते हुए पूरे 4399 दिन का सफर पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही वो नेहरू के लगातार निर्वाचित कार्यकाल के कुल 4398 दिनों के आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए आधुनिक भारतीय लोकतंत्र के शीर्ष पुरुष के रूप में उभरेंगे, जो सीधे तौर पर एक बड़ा राजनीतिक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। लेकिन इस महारिकॉर्ड के बनते ही देश का सियासी पारा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। आइए अब आपको बताते हैं कि इस ऐतिहासिक तारीख पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किस तरह का महासंग्राम छिड़ा हुआ। पहला मुद्दा भाजपा का 12 साल बेमिसाल का जश्न। इस ऐतिहासिक कीर्तिमान के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के पिछले 12 वर्षों की सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के कार्यों को देशव्यापी स्तर पर गिना रही है। देश में डिजिटल क्रांति, इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख को पार्टी एक उत्सव के रूप में प्रस्तुत कर रही है और उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में जो है वो है राम मंदिर निर्माण। दूसरा, विपक्ष का तीखा और आक्रामक पलटवार। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के नाम यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमा सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राम मंदिर ट्रस्ट के मामले को लेकर के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर अब तक के सबसे गंभीर आरोप लगा दिए, जिससे यह पूरा जश्न तीखे राजनीतिक विवाद में बदल गया है। तीसरा और सबसे अहम, बदलता हुआ लोकतांत्रिक नैरेटिव। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 1952 के पहले आम चुनाव के बाद पंडित नेहरू का जो राजनीतिक एकाधिकार था, 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद कठिन और प्रतिस्पर्धी दौर में क्षेत्रीय दलों की मजबूत मौजूदगी के बावजूद लगातार 3 बार निर्वाचित होकर उस एकाधिकार को चुनौती दी और पीछे छोड़ दिया। निश्चित रूप से 10 जून की ये तारीख भारतीय इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में जो गंभीर आरोप, चाहे वो राम मंदिर निर्माण के बीच में विपक्ष की बयानबाजी हो या फिर अब राम मंदिर निर्माण के बाद ट्रस्ट पे लगातार उठ रहे सवाल को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलने की बात हो, ये सब भी चर्चा का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी जिलाध्यक्ष शैलेंद्र यादव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। पहले आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विवेक जी के साथ करेंगे। विवेक जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4399 दिन पूरे कर पंडित नेहरू का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आपकी पार्टी 12 साल बेमिसाल की प्रदर्शनियां लगा रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह सिर्फ दिनों और संख्याओं का जोड़ है। धरातल पर बेरोजगारी, महंगाई के मोर्चे पर आपकी सरकार फेल है। राम मंदिर के मुद्दे पर एक बार फिर से आपकी सरकार को घेरा जा रहा है, जिसको आप अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते थे। उस राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के जो सवाल उठाया जा रहा अखिलेश यादव के द्वारा, और सीधे तौर पर उस सवाल के आड़ में पीएम मोदी पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया जा रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हाँ जी, कल का दिन भारतीय राजनीतिक इतिहास का ऐतिहासिक दिन है जी। कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री
या कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार आज़ाद भारत में जवाहरलाल नेहरू जी के सर्वाधिक दिनों तक प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। ये दिनों संख्याओं का योग विपक्ष को दिखता है। जी। इससे इतर ये एक एक मतदाता के मत का परिणाम है कि आज एक गरीब का बेटा सर्वाधिक दिनों तक भारत का प्रधानमंत्री रह रहा है। ये उस गरीब से, जनता के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति से उस प्रधानमंत्री के सीधे संवाद का प्रतीक है जी। जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन में किया है। एक गरीब का बच्चा चाय बेचने से शुरू होकर के आज देश के सर्वोच्च पद पर है और इतने दिनों तक है। जी। ये संख्या का सहयोग नहीं है, ये करोड़ों करोड़ मतदाताओं के आशीर्वाद से संभव हो सका है। जी। नहीं तो मोदी जी से बड़े बड़े गणतज्ञ, बड़े बड़े राजनीतिक शास्त्री इसकी कोशिशें पता नहीं कितने बार जीवन में कर चुके लेकिन सफल नहीं हुए। ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से संभव है और ये आशीर्वाद कोई ऐसे नहीं मिलता है। इसके लिए सालों की परिश्रम, सालों के आपके कर्तव्यों कृतित्वों से जो जनता में विश्वास पैदा होता है, उस विश्वास का परिणाम इस आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। ये केवल आरोपों प्रत्यारोपों से ये स्थान नहीं मिलते स्नेहा जी। इसके लिए जीवन की एक तपस्या, जीवन को आग में तपाना पड़ता है, जनता की सेवा में जीवन को झोंकना पड़ता है। इसमें परिवार की भी आहुति हो जाती है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन की आहुति यज्ञ में दी है, तब राष्ट्र की जनता ने उन्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। जी। ऐसे नहीं कोई किसी को देवता बना लेता है, ऐसे नहीं कोई युग पुरुष बनता है। इसके लिए वर्षों की तपस्या होती है जो मोदी जी ने की है। जी। और हमें इस बात पे गर्व है कि मोदी जी हम में से एक है। जिस तरह से हम शाखा के निकले स्वयंसेवक, उसी तरह हमारी इस तरह की किसी शाखा से निकले स्वयंसेवक हैं। और एक स्वयंसेवक को उस पद पे देख करके स्वयंसेवकों की छाती गर्व से फूली नहीं समाती। हम इस बात के पे गर्वित हैं। लेकिन विवेक जी, अखिलेश यादव ने ठीक इसी ऐतिहासिक मौके पर राम मंदिर ट्रस्ट से करोड़ों रुपए गायब होने का आरोप लगाया है और कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने को कहा है। और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पे भी हमला बोला गया है। देखिए स्नेहा जी, हम अपने एजेंडे पर, अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस गति को, इस प्राप्य को देख करके विपक्ष का विचलित होना स्वाभाविक है। उनकी हताशा, निराशा समझी जा सकती है। जी। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि भाजपा के विजय रथ को कदाचित दीदी रोक पाएंगी, बड़े उम्मीद से थे वो। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भाजपा का विजय रथ चला है और उस रथ के घड़घड़ाहट में तृणमूल तिड़ होकर बिखर गई है, उससे बहुत विचलित है। इस हताशा निराशा में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप उनका लगाना स्वाभाविक है। और जहाँ तक राम मंदिर ट्रस्ट का विषय है, सब कुछ वहाँ सीसीटीवी के दायरे में है, पूरी उसकी मॉनिटरिंग होती है। स्वयं उस पर चंपत राय जी का बयान आ चुका है। और फिर ये हैं कौन इस पे प्रश्न करने वाली? ये अखिलेश जी तो ही है ना, जिनके पिता, जिनके पार्टी के हाथ हमारे भाइयों के खून से रंगे हैं। कारसेवकों पे गोली चलवाने का आरोप इनके पे है। मंदिर निर्माण में जितने रोड़े इनको अटका सकते थे इन्होंने अटकाए। आपने पूरे कार्यक्रम में शिलान्यास से लेके स्थापना तक एक फूटी कौड़ी दान नहीं दी। न शिलान्यास के न्योते में आप गए, न स्थापना के न्योते में गए। आप है कौन
क्या अधिकार है आपको इस विषय पे बात करने का? और आप जो अपनी पत्नी के ऊपर लगे आरोपों का जो आदमी ढंग से प्रत्युत्तर न दे सका हो एक मौलाना को बातों का, केवल तुष्टीकरण के चलते, उसको क्या अधिकार है इस विषय पे बात करने का? आप तो बस अपनी जुल्फें बढ़ाइए, टोपी लगाइए, आगे ये कहीं मजार पे कव्वाली गाने के काम आएगा अखिलेश जी आपके। 27 में कुछ होने वाला नहीं है आपका। ठीक है शशलेन जी, लोकतंत्र में जनता का जनादेश ही सबसे बड़ा पैमाना है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत या फिर गठबंधन के साथ निर्वाचित होकर के 4,399 दिन पूरे कर चुके हैं। आप इसे नेहरू युग से कमतर कैसे आंक सकते हैं? दूसरी तरफ आप लोग राम मंदिर, जो भाजपा सरकार एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपनी मान रही है इस 12 साल के बीच में, उस पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए स्नेहा जी, उम्र लंबी नहीं, उम्र अच्छी होनी चाहिए। देखिए, जो पिछला कार्यकाल 12 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, हम तो यही कहेंगे 12 साल जनता बेहाल। आप देखिए, जब इस देश में चुनाव चल रहा था तो माननीय मोदी जी ने कहा था ना कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। 12 वर्ष हो गए, 12 दूनी 24 करोड़। क्या 24 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला क्या? उन्होंने ये भी कहा था किसानों की आय दुगना करेंगे जी। क्या किसानों की आय दुगना हुई क्या? आप देखिए, रोज किसान आत्महत्या कर रहा है। बेरोजगारी की स्थिति देखिए क्या है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर युवाओं के भविष्य का अंधकार में ले गई है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महंगाई के क्षेत्र में आप देखिए कि 2014 से पेट्रोल डीजल क्या रेट था, सिलेंडर क्या रेट था, आज क्या रेट है जी। आप देखिए किस तरीके से इस देश का रुपया डॉलर की तुलना में किन स्थितियों में गिरा। जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके पुराने वीडियो देखिए स्नेहा जी, क्या कहते हैं, जब देश का रुपया गिरता है तो उस प्रधानमंत्री की शाख गिरती है। क्या आप नहीं शाख गिर रही क्या? जो 2014 में 58.58 के आसपास रुपया की तुलना में डॉलर था, आज लगभग 96 के आसपास हो चुका है। आप देखिए किस तरीके से पिछले 12 वर्षों में शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है। इस देश के लगभग 93,000 विद्यालय बंद हो चुके हैं, या तो बंद हो गए या तो विलय हो गए। उन 93,000 विद्यालयों में कौन लोग पढ़ते थे? या तो गरीब का बच्चा पढ़ता था, मजदूरों का बच्चा पढ़ता था, एससी बैकवर्ड और जो हमारे गरीब सवर्ण भाई हैं उनके बच्चे पढ़ते थे। वो विद्यालय बंद हो गए। जो बाबा साहब ने हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया था, वो गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नहीं कॉन्वेंट विद्यालयों में पढ़ सकते। जो जिन विद्यालयों से पढ़ के आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर बच्चे हो जाया करते थे, वो विद्यालय बंद हो गए। और लगभग 80 से 90 पेपर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की केंद्र सरकार में लीक हो चुके। अभी आप नीट की परीक्षा देख लीजिए किस तरीके से लीक हो गई। और बात अभी मैं सुन रहा था श्रीवास्तव जी को, देखिए राजनीति और चुनाव एक सिस्टम है अपना। आप देखिए किस तरीके से विपक्षी दलों को तोड़ने का काम किया गया। जिन दलों से गठबंधन किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन दलों को तोड़ने का काम किया, चाहे खरीद फरोख्त करके, चाहे सीबीआई सीआईडी का ईडी का छापा मार के, या तमाम ऐसे दबाव बना के उन दलों को खत्म करने का काम किया गया। 2016 में नोटबंदी किया था स्नेहा जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। आप देखिए किस तरीके से लाखों छोटे कारोबारी और रोजगार खत्म हो गए जी। और उस नोटबंदी में जो 500 1000 के नोट बंद हुए थे, 18 लाख करोड़ कीमत थी उनकी। लेकिन जब नोटबंदी हुई लगभग 99%, 99.30% नोट वापस आ गए। तो काला धन कहां चला गया? इन्होंने जीएसटी को लागू किया। जीएसटी के लागू का जो उनकी जटिलता थी, आप देख लीजिए जाके, तमाम व्यापार बंद हो गए। आप जाके निकल के देखिए, तमाम ऐसे बड़े मॉल से लेके तमाम दुकानदार हैं जो अपनी दुकानों का किराया नहीं दे पा रहे हैं। क्या स्थिति है देश में? और जो संवैधानिक संस्थाएं ईडी सीबीआई से लेके
जिस तरीके से ये दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं पे कर रहे हैं, इस देश में कोई आलोचना नहीं कर सकता। अगर कोई आलोचना करेगा, अगर कोई पत्रकार आलोचना करेगा या कोई नेता आलोचना करेगा तो उसको खत्म करने का काम लेकिन करेंगे। शशलेन जी, और ये भ्रष्टाचार, शशलेन जी, अभी इन्होंने कहा कि ये जनता का जनादेश है जो तीसरी बार हमें बिठाया, हमने कुछ अच्छा काम किया होगा तभी तो जनता हमें चुन रही है। तो क्या विपक्ष जनता के इस अटूट भरोसे को स्वीकार करने से डर रही है? आखिरकार विपक्ष क्यों बार बार ये कह रहा है? जी अभी स्नेहा जी, अभी श्रीवास्तव जी की मैं बात सुन रहा था जी। देखिए, राजनीति और चुनाव में हार जीत लगी रहती। बिल्कुल। अभी ये बंगाल की बात कर रहे थे, चुनाव के पहले एसआईआर के माध्यम से 27 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए और किस तरीके से धन बल का प्रयोग करके लोग चुनाव लड़े हैं, वो किसी से छूता नहीं है। ठीक है, हार गए, लेकिन राजनीति में इतना घमंड ठीक नहीं होता कि किसी नेता की जुल्फों की बात करो, उनकी बात करो, ये सब बहुत गलत बात है। कभी आप भी विपक्ष में बैठेंगे, उन्होंने तो हम आपके उन्होंने नेता को अखिलेश कहेंगे। यादव के राम मंदिर ट्रस्ट पर करोड़ों के गबन के आरोप पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गए नहीं और कैसे बयान दे रहे हैं ये सारे आरोप। स्नेहा जी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जो जमीन थी जी, अभी आप उसके आंकड़े उठा के देखिए, 1 घंटे के अंदर दूसरी रजिस्ट्री में कितने पैसों की वृद्धि हो गई थी, उसको देखिए आप, उसमें फेरबदल हुआ कि नहीं हुआ। और अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर आरोप लगाया है जी, तो ऐसा तो है नहीं कि हवा में सब आरोप है। नहीं तो कोई ना बीजेपी कोई प्रदेश अध्यक्ष का संदिग्धता कहना उसमें तो है जरूर कि ये होगी। सरकार का नहीं ट्रस्ट का आंतरिक मामला है और ऑडिट चल रहा है, तो विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को क्यों इसमें घसीट रहा है? बात ट्रस्ट की हुई है जी, बात ट्रस्ट की हुई है स्नेहा जी। अगर मंदिर के चंदे में कोई अफरा तफरी है या कोई घोटाला है तो ठीक है, उसका वो जवाब दे। स्नेहा जी, चंदा हमारा, मंदिर हमारा, जमीन हमारी, जो हमें जरूरत होगी हम 1 नहीं 10 लाख मिलेंगे। अगर हमें समझ में आए कि इस जमीन की हमारे मंदिर को जरूरत है, इससे हमारे मंदिर की खूबसूरती बढ़ने वाली है या हमें जरूरत है, तो हमें जैसी जरूरत होगी जमीन का मूल्य देखिए, अब तो बाजार के आवश्यकता के अनुसार तय होता है। हमें जरूरत होगी, हम 1 रुपए का सामान 10 लाख मिलेंगे। हमें जनता ने, हमारे करोड़ों सनातनियों ने वो ताकत दी है। वो ताकत आपकी कृपा पे नहीं आई है, समाजवादियों के अंकुश के बाद वो ताकत हमें मिली है। आप इस पर सवाल करने वाले कौन होते हैं? क्या विवेक श्रीवास्तव जी, आप कौन सवाल करने वाले? ईमानदारी से लेंगे। आपने फूटी कौड़ी अगर दिया हो तो आप उस चंदे का हिसाब मांगिए। ईमानदारी से लेंगे उसको। वो फूटी कौड़ी हमको आपने नहीं दी है। आपने हमारे खाते में गोलियां लिखी है। आपने इसी विधानसभा में कहा था कि वहां परिंदा पर नहीं मार पाएगा। करोड़ों सनातनियों की छाती के दम पे आज वहां पे भव्य मंदिर पे ध्वजा फहरा रहा है। आप उस धर्म ध्वजा पे सवाल करने वाले कौन होते हैं? आपने 5 वर्षों में क्या आप उस धर्म ध्वजा पे सवाल करने की हैसियत में नहीं है। आपको इस पे प्रश्न नहीं करना चाहिए। आप जाइए बाजारों पे मत्था टेकिए, कव्वाली गाने की तैयारी करिए, ये जुल्फे बढ़ाइए, टोपी लगाइए, बोला बोला करिए। आप अपने मुंह से राम का नाम मत लीजिए। भगवान राम ने अपनी पत्नी के अपमान पर रावण की लंका तहस नहस कर दी। क्या किस मुंह से बात करते हैं? उनकी पत्नी के प्रतिष्ठा पे सवाल उठा तो उन्होंने एक जवाब नहीं दिया उस मौलाना का कि वो मुल्ले नाराज ना हो जाएं। आप मुल्लों की नाराजगी की चिंता करिए, हमें इन मुल्लों की नाराजगी की चिंता नहीं है। आप इन मुल्लों के तलवे चाटिए, हमें इन मुल्लों के तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। अभिषेक जी से उनका विश्लेषण लेते हैं। शशलेन जी, विवेक जी, दोनों लोग शांत हुए। अभिषेक जी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे हो रहे हैं और एक मोदी युग की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि वो 4399 दिन का कार्यकाल कल पूरा कर रहे हैं, जो नेहरू जी से ज्यादा का हो जाएगा। कल एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ऐसे में 12 साल बेमिसाल की प्रदर्शनियां लगाई जा रही है लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा, लेकिन विपक्ष देखिए इन सब के बीच में अखिलेश यादव ने मंदिर में ट्रस्ट में घोटाले का मुद्दा उठा दिया है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से मामला जोड़ा जा रहा है। क्या कह रहा है आपका विश्लेषण? क्या ये वाकई जो बहुत बड़ी उपलब्धि भाजपा मानती थी इन 12 साल में राम मंदिर निर्माण का, उस
उपलब्धि पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। ठीक है स्नेहा जी, जी। मैं शशलेन जी को भी सुन रहा था, विवेक जी को भी मैंने सुना। देखिए, कल का जो दिन है ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक लोकतांत्रिक रूप से देश के सत्ता पर सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। जी। तो ये जो अभूतपूर्व घटना है, ये तो विस्मरणीय है, कभी भी कोई भुला नहीं सकता इसको। अविस्मरणीय घटना होने जा रही है कल की। रही बात शैलेंद्र जी जो अभी ये बात बोल रहे थे, और जो जैसा भी आपने बताया कि माननीय अखिलेश यादव जी जो बार बार मंदिर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाना तो समाजवादियों का काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इनके विरोध में बोल रहा हूं या भाजपा के पक्ष में बोल रहा हूं, बट मैं जो आरोप जो ये लगा रहे हैं, आप भी तो देखिए कि 12 साल का जो अभूतपूर्व समय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो अभूतपूर्व समय जो बीता है, उसमें कितने काम हुए हैं। आप बार बार एक बात उठा रहे हैं, मैंने सुना भी इनको शशलेन जी को, कि 99,000 विद्यालय बंद होगा। अरे क्यों नहीं बंद होंगे? एक बच्चे के ऊपर क्या 10 टीचर रख के उसको सैलरी दी जाएगी? आप बताइए कहां से ये किसी को भी क्या जायज लगेगा? एक विद्यालय में एक ही बच्चा प्राइमरी स्कूल में नहीं है, लेकिन टीचर कम क्यों पड़ गए श्रीवास्तव जी? अभी तक जब उसने 50-100 बच्चे थे, 10 कैसे हो गए? कम क्यों पड़ गए? अरे सुनिए तो पहली बात, जो समायोजन किया गया वो इसलिए किया गया है कि जिस विद्यालय में बच्चे नहीं हैं, उनके टीचरों को दूसरे विद्यालय में समायोजित करके वहां के बच्चों को वहां मर्ज कर दिया। क्यों नहीं है? तो बच्चे क्यों नहीं? तो टीचर बताएगा ना। टीचर हरामखोरी कर रहे हैं, टीचर बैठकर सैलरी ले रहे हैं, टीचर जाते नहीं है। इसका मतलब शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तभी सरकारी विद्यालयों में बच्चे नहीं जा रहे हैं। अरे शिक्षा की व्यवस्था हमारी खाली भाजपा की सरकार में होना है शशलेन जी, ये तो आपके कार्यकाल में आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। हम भाजपा के प्रवक्ता नहीं, हम एक बात बता रहे हैं। हम शशलेन जी वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका अपना विश्लेषण हो सकता है, प्लीज। शिक्षा की व्यवस्था लेके आए हैं। शिक्षा व्यवस्था तो आपके कार्यकाल से चली आ रही है। इसके पहले जो कार्यकाल था मुख्यमंत्री, तो वहां से भी चली आ रही है। क्या अखिलेश यादव जी 12 वर्ष हो गए? शशलेन जी 12 वर्ष हो गए। अरे आप पिछली सरकारों पे शशलेन जी उनको 12 वर्ष नहीं हुए भाई, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। 12 वर्ष विवेक जी को हुए। प्लीज उनको, अभिषेक जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। दूसरा आपने एक आरोप लगाया जी कि ये जो बेरोजगारी हो रही है, आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि काम कितना हुआ है? क्या 370 का जो निरसन किया गया है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट पे जो मंदिर का निर्माण हुआ है, क्या ये भूलने लायक घटना है? इसको भी छोड़ दीजिए। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आप देखिए तो इससे अपने देश को फायदा कितना हो रहा है। कितने नौजवान इससे स्टार्टअप में आए हैं मेक इन इंडिया के थ्रू। मैं खुद, आपने अभी एक बात उठाई कि जीएसटी ला दिया गया। जीएसटी से पहले शशलेन जी वैट हुआ करता था। आप ये भी देखिए कि वैट में कितनी चोरियां होती थी। मैं वकील हूं, अधिवक्ता हूं, मैं जीएसटी रिटर्न फाइल करता हूं। जितने भी सही फर्में हैं, जो सही उद्योगपति हैं, सही व्यापारी हैं, वो इसका समर्थन करते हैं। जो सही से अपना कारोबार कर रहे हैं वो जीएसटी के समर्थन करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब 1 टैक्स हो गया है, 10 टैक्स उनको नहीं फाइल करने पड़ते हैं, वो समर्थन करते हैं। इसके खिलाफ विरोध वही कर रहे हैं जो चोर हैं। और ऐसे चोरों को तो हमेशा दिक्कत रहेगी। सरकार चाहे कोई भी हो, सरकार चाहे आपकी है या भाजपा की सरकार हो, तो चोर को तो हर जगह दिक्कत होती है। लेकिन जो सही से अपना काम कर रहे हैं, सही से व्यापार कर रहे हैं, उनको जीएसटी से परेशानी नहीं है। इसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था में भी जो टीचर सही हैं, उनको समायोजन दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन्हीं को है जो घर में बैठे रहते हैं, विद्यालय जाना नहीं चाहते, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। उनके ऊपर अगर नकेल कसी जा रही है तो उनको दिक्कत हो रही है। इस समायोजन क्यों किया जा रहा है? क्या कोई भी सरकार, किसी भी राज्य की सरकार बैठा के सैलरी देगी किसी सरकारी कर्मचारी को? आप काम कुछ ना करें और कहें हमको 90,000 सैलरी चाहिए, कौन देगा? जो काम कर रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। जो काम नहीं कर रहे हैं, जो कामचोर हैं, उनके लिए हर जगह दिक्कत है। रही बात माननीय नरेंद्र मोदी जी के 12 साल पूरे होने पे कार्यकाल के, ये अभूतपूर्व घटना है जो कल होने जा रही है। इसमें आप ये देखिए, विरोध छोड़कर के ये भी देखिए कि काम कितना हुआ है। जो काम उनके शासन काल में, कार्यकाल में हुआ है, वो किसी और के बस की बात नहीं है। ना अभी, लेकिन ना अभिषेक जी अभी इन्होंने, अभिषेक जी किसी के अंदर ही होता है जो कर पाएगा। शशलेन जी ने अभी तमाम मुद्दे गिनाए और कहा कि 12 साल बेहाल, उन्होंने कहा किसान बेहाल, आय दोगुनी का दावा किया गया था, अभी भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, रुपए लगातार गिर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, शिक्षा का हाल बेहाल है। अभिषेक जी जी इस पे क्या कहता है आपका विश्लेषण?
देखिए स्नेहा जी, ये भूल जाते हैं कि इसी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी मोदी जी के कार्यकाल में मिला है। 140 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें भी इन्हीं के कार्यकाल में शुरू की गई हैं। 90 से अधिक एयरपोर्ट भी माननीय मोदी जी के कार्यकाल में ही बने हैं। 1.45 लाख किलोमीटर की सड़कें भी इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं 12 वर्षों में बनी है। 3,000 किलोमीटर से आधुनिक एक्सप्रेसवे जो बने हैं, मतलब कुल मिला के आप ये दावा कर रहे हैं कि 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी माननीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही दिया गया है, इन्हीं 12 वर्षों में दिया गया। ठीक है, 10 करोड़ से अधिक लोगों परिवारों को जो कनेक्शन बांटे गए गैस को, भी इन्हीं के कार्यकाल में दिया गया। क्या इनके कार्यकाल में दिया गया था? जरा इस पे जवाब देते हैं विवेक जी से। इस पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। सिर्फ एक ही बार बेरोजगारी, भाई जो पढ़ा लिखा है, जो काम कर सकता है, उसको रोजगार की समस्या नहीं हो रही है स्नेहा जी। मैं फिर यही बात दोहराना चाहूंगा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो काम करने लायक है, जो काम करना चाहता है, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया के थ्रू उसको काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। ठीक है विवेक जी, अभी शशलेन जी मुद्दे गिनाए और उन्होंने कहा कि 12 साल बेहाल है, बेमिसाल नहीं है। सबसे पहला मुद्दा तो अखिलेश यादव का राम मंदिर ट्रस्ट वाला था। इन लोगों का, इन लोगों ने कहा कि राम मंदिर को लेकर के जो दावे हैं, वो सारे दावे जिस तरीके के आप लोगों ने किए वो बिल्कुल गलत है। खरीद फरोख्त का मामला इन्होंने उठा दिया। किसान की आय दोगुनी का दावा आप लोगों ने किया था, वो भी बेकार हो गया। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी की दर एकदम रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिल गई। महंगाई 2014 के बाद जनता के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। रुपए गिर गया है। देखिए स्नेहा जी, महंगाई जो भी दिख रही है डीजल पेट्रोल के मूल्यों में, गैस के मूल्यों में, वो सबको मालूम है कि वो भारत सरकार की बढ़ाई हुई नहीं है, वो वैश्विक संकट के कारण है। वैश्विक उस संकट का समाधान हो जाएगा तो मूल्य अपने आप वापस अपने रास्ते पहुंच जाएंगे। ठीक है, महंगाई का आकलन इससे होता भी नहीं है। महंगाई का आकलन आम आदमी के दैनिक खर्चों से होता है, उसकी रसोई से होता है। मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी चीज़ जिसका दाम उछल गया है, जो आज आम आदमी खरीदने की स्थिति में नहीं हो, तो बता दीजिए। आलू 10-12 रुपए किलो बिक रहा है, 15 रुपए मिल रहा है, प्याज भी इसी के आसपास है। आपका टमाटर 15 से 20 रुपए में मिल रहा है। हरी सब्जी भी नियंत्रित में है, 25 से 30 रुपए में सब मिल जा रही है किलो के हिसाब से। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है? दाल 120 रुपए मिल जा रही, 250 रुपये दाल ही देश पहले खरीद चुका है पूर्ववर्ती सरकारों में। आज आपको दिक्कत क्या है? आप महंगाई का माला क्यों जप रहे हैं? क्या आपको किसानों को जो गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा करके 2585 रुपये किलो किया गया, ये रास नहीं आ रहा है? क्या क्या दिक्कत आपको? अरे आप बताएं तो कि कौन सी चीज़ ऐसी महंगी हो गई है कि जो आप खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं। आप अगर सोने की बात करते हैं तो मैं बहुत विनम्रता से पूछता हूं कि बहुत उच्च मध्यम जो वर्ग है वही सोने का प्रयोग करता है या उच्च वर्ग करता है? मध्यम वर्ग या उससे नीचे के आदमी कितना सोना खरीद लेते हैं? आज देश में आबादी सर्वाधिक किसकी है? निम्न वर्ग की है या निम्न मध्यम वर्ग की है? तो आप बताएं वहाँ सोने खपत कहाँ है? आप किस विषय पे सरकार को घेरना चाहते हैं? आप उन मोर्चों को भी, मैं अभिषेक जी को सुन रहा था, बहुत से विषय उन्होंने बताए। आप बताएं किन मोर्चों पे सरकार की उपलब्धि आपको नागवार गुजरती है? धारा 370, जो लोग कहते थे कि यहाँ तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे, आज वो तिरंगे का फीता काटने में घबरा रहे हैं। जो कहते थे कि 370 हटा तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे, थे कि नहीं थे? बिल्कुल। अभी एक घटना आई थी ना कि जहाँ कहीं उद्घाटन में तिरंगे का फीता लगा दिया तो उससे भी काटने में 2 कदम पीछे हट गए झटक करके, करे रही हम नहीं कर पाएंगे। आप समझ लीजिए कि तिरंगे का महत्व आज क्या कर दिया हमारे मोदी जी ने। जो उन तिरंगों को पैरों तले कुचलते थे, आज वो 2 कदम तिरंगे को देख के पीछे हो जा रहे हैं। आज लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है। राहुल बाबा अपनी यात्रा लेके पूरा जम्मू कश्मीर घूमे कि नहीं घूमे? इसके पहले संभव था क्या? डॉक्टर जोशी जी के नेतृत्व में एक और यात्रा निकली थी हम लोगों की, किस तरह से नरसिम्हा महाराज जी ने पूरी कराई थी, सबको मालूम है। आज क्या स्थिति है? आज की किस्सा यह है कि आज नितिन गडकरी जी जो जिला टनल के
अंतिम ब्लास्ट को करके आ रहे हैं वहां से। अब लद्दाख 12 मास हमें हर 12 महीने जी कश्मीर से जुड़ा रहेगा। आप देखिए तो कहां पे क्या हो रहा है। थोड़ा सा विपक्ष का चश्मा उतारिए सचदेव जी। ये मौलाना ये किसी के सके नहीं है, ये कांग्रेस के नहीं हुए, ये आपके कितने दिन रहेंगे। ठीक है, ये मत इनके तलवे चाटना बंद करिए। विवेक जी जो है सुनील जी से इस पे उनका विश्लेषण लेते हैं। सुनील जी, काफी लंबे वक्त से आपका पत्रकारिता में एक कहते हैं समय बीता है और आज जो ऐतिहासिक कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रचने जा रहे हैं उसके ठीक सामने अखिलेश यादव द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट के मुद्दे को इतनी आक्रामकता से उठाना, क्या ये विपक्ष की सोची समझी रणनीतिक टाइमिंग है ताकि बीजेपी के 12 साल बेमिसाल के नैरेटिव और जश्न को पूरी तरीके से फीका कर दिया जाए? देखिए स्नेहा जी, जी मैं विभिन्न चैनलों पर बार बार कहता हूं कि अखिलेश जी और राहुल जी दो जी ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। कैसे? भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर खेल रही है आज पूरे देश में, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भी नहीं है कि वर्ग विशेष उनसे अलग है, लेकिन उनकी एक नीति स्पष्ट है कि हम देश के साथ और हिंदुओं के साथ, हिंदुत्व के साथ। अखिलेश जी यही गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं। पिछली बार कुंभ का आयोजन हुआ, इतना बड़ा दिव्य भव्य हुआ उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी उस पर भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी ने उसे प्रोपोगंडा करके फायदा उठाया, लोगों मन में पैदा कर दिया कि सनातन विरोधी समाजवादी पार्टी है जी। उसके बाद दीपावली प्रोग्राम होता है। मेरी समझ से कि भारत के कोने कोने में हर सनातनियों को, वहां चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, एक दीपक जरूर जलाया जाता है। बिल्कुल, आप उसमें भी टिप्पणी कर रहे हैं, भाजपा उसका ही फायदा उठा रही है। यही राहुल जी का हाल है। राहुल जी तो क्या बोलते हैं कि मैं उन्हीं पार्टी नेता आइस्तानी ने कहा था कि आपको भी याद जी कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, मेरी सरकार आई खत्म कर दे। ये जो बयानवीर नेता हैं, और अखिलेश जी तो लोकप्रिय नेता हैं उत्तर प्रदेश के, मैं भी मानता हूं, लेकिन ऐसे बयानबाजी करके आप अपना नुकसान कर, जो भाजपा चाह रही कि आपको साबित करे हिंदुओं के बीच में। लेकिन अभी शशलेन जी कह रहे हैं क्या सच बोलना छोड़ देंगे क्या? जो है मौजूदा स्थिति वही तो कह रहे हैं ना, कौन मना कर रहा है? बोलिए, विपक्ष में बैठे रहिए आप। राजनीति में स्नेहा जी सब जायज है। कितने भ्रष्टाचारी आते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, भ्रष्टाचार करके छिप जाते हैं, फिर वो बड़े बड़े संत बन जाते हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न असत्यम प्रियम, मतलब जो बोलना चाहिए असत्य सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अपनी सत्य नहीं बोलना चाहिए। ये अपनी सत्य है जो इस प्रदेश के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं जी। चाहे उन्हें मोदी योगी का अंधभक्त कहिए या सनातनी कहिए, आप बार बार उसी प्रहार करते हैं। ये आपकी राजनीति के लिए खतरा है अखिलेश जी। मैं एक पत्रकार की हैसियत सुझाव दे रहा हूं, आप इतने बड़े लोकप्रिय नेता हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन इससे आपका फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। आप राम मंदिर टिप्पणी कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में कार से ऊपर गोली चली, ये सत्य है, मैं भी कह रहा हूं चली गोली। कोई पत्रकार है इनका नेता ने कह सकता, जो हुआ है वो हुआ है। उसी को फिर भुनाने के लिए भाजपा कह रही है कि अखिलेश जी ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है। मेरी आज खुद स्नेहा जी चंपत राज से वार्ता हुई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारी छवि धूमिल करने के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। तो इससे मतलब जनता के बीच में नैरेटिव किसका गलत सेट होगा, क्या लग रहा है? क्योंकि चुनाव बहुत करीब है। देखिए स्नेहा जी, चंपत राज बायोव्रत नेता हैं और अरे पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया भगवान की राम के चरणों में, चौखट पे। ठीक है, अगर आप पास साथ थे, मैं उन मीडिया कर्मियों से भी बड़ा निवेदन साथ कहना चाहूंगा कि इस देश में स्नेहा जी दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको समाज बहुत मानता है, एक पुलिस, एक पत्रकार। अगर पुलिस किसी अपराधी को अरेस्ट कर लेती, भले ईमानदार हो, लेकिन समाज में संदेश जरूर जाता है, इसका मतलब ये अपराधी रहा होगा, इसलिए पुलिस ने अरेस्ट किया है। हम खबर लिखते हैं तो उसमें 50% लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, भले वो खबर गलत हो, मेरी सजेशन लिखी गई खबर हो कि पत्रकार ने लिखा है, कुछ सही जरूर होगा। तो जो ये खबर प्रकाशित की गई है, मैं चाहता हूं सरकार से कि जिन संपादकों ने अपने अखबारों में, अपने चैनलों में खबर दिखाई है, कम से कम उनसे अखिलेश जी मिल करके तथ्य ले लेते। आप राहुल गांधी नहीं हैं,
मैं आपको श्रेष्ठ मानता हूं, बुद्धिजीवी मानता हूं, लेकिन इस तरह एक बयान दे करके आप अपनी पार्टी को नुकसान उठा रहे हैं अखिलेश जी। ये इस समय भारतीय जनता पार्टी के सनातन जो माहौल है उसमें समाजवादी पार्टी कहीं टिक नहीं रही है। और फिर आप राम मंदिर पर टिप्पणी करते, क्या कांग्रेस कोई नेता नहीं गया किसी टिप्पणी किया हो बताइए इसलिए जी, मेरी जानकारी ना हो बताइए आप। आपको जान जान के मोहरा बनाया जा रहा है कि आप राम मंदिर टिप्पणी करें, सनातनियों टिप्पणी करें और भाजपा साबित करे कि समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी है, मुस्लिम से बहुत प्यार करती है। जवाब ले लेते हैं शशलेन जी। इसलिए हाँ जी, एक सेकंड हमको और लेते जी। जो अभी विवेक जी किसानों बात कर रहे थे, मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूं, किसानों के लिए आपने पोटली खोल दी है। किसानों का हाल देखो, इस तपती हुई धूप में किसान खड़ा है लाइन लगाने खाद बीज के लिए और ऑनलाइन करा रहा है अपना, और वहीं आपके कृषि विभाग में स्थानांतरण का उद्योग खुल गया है। अधिकारियों को पैसा दे दे कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है, विवेक जी जरा इस पर भी बोल दीजिए, सरकार आपकी है। जब लोग पैसा दे दे पोस्टिंग किए जाएंगे, ऐसी चर्चा पूरी विभाग भर इसमें आज हो रही है, तो किसानों को भला कहां से होगा। किसान अब ऑनलाइन कराए, पहले अपना खतौनी खाता, उसके बाद खाद लेने जाए, गांव में सर्वर आते नहीं। हम नहीं कह रहे, हम किसानों की समस्याओं को देखते हैं। 2 घंटे वहां लाइन में खाद के लिए लगे, 2 घंटे लाइन लगे ऑनलाइन कराने में। तो सब आप ऑनलाइन कराते कराते ऐसा ऑनलाइन करा रहे हैं कि 27 अखिलेश जी अगर जैसे नेता अगर इस तरह टिप्पणी करते रहे तो मैं नहीं कह सकता हूं, जनता भारतीय जनता पार्टी से बहुत परेशान है। ठीक है शशलेन जी, शशलेन जी, शशलेन जी के पास शायद आवाज नहीं जा रही। शशलेन जी आवाज आ रही, मैं सुन रहा हूँ आप। क्या विपक्ष के पास सुन रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी के इस महा रिकॉर्ड और 2027 के चुनाव के लिए कोई काट नहीं है, कोई ठोस नीतिगत मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए ठीक इसी समय पर राम मंदिर का नैरेटिव, चंदा चोरी का ये जो नैरेटिव गढ़ा गया है, इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को ही डैमेज हो जाएगा। स्नेहा जी, जी अभी जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उसके चंद महीने पहले ही श्री राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण हुआ था। जी देखिए, मंदिर आस्था का विषय है, सभी लोग ईश्वर को मानते हैं तो क्यों और टिप्पणी सभी करते हैं आप मानते जिससे हैं, भाग को और हम फायदा लोग भी मिले। मानते हैं। उस जब चुनाव चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उस मंदिर का क्रेडिट लेने का प्रयास किया, इन्होंने शोभा यात्रा जगह जगह निकाली, उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से पूरे प्रदेश में जी समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतने का काम किया था। दूसरी बात, अभी मैं पत्रकार महोदय को सुन रहा था, सूर्य त्रिपाठी जी को, इन्होंने एक अच्छे पत्रकार के नाते अपने बात रखी। इन्होंने समाजवादी पार्टी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पर भी बात रखी, और भारतीय जनता पार्टी की जो खाद्य की समस्या को लेके बात की उनको भी रखा। और मैंने भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं की बात भी सुनी, जी विवेक श्रीवास्तव जी की भी सुनी, अभिषेक जी राजनीतिक विश्लेषक है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का नेता मत नहीं आप कहिए। गलत बोल रहे हैं सचिन जी। शशलेन जी भारतीय उनका जनता पार्टी का अपना नेता मत नहीं हो हूं। सकता है, मतलब सुनील जी ने अभिषेक जी, बैलेंस बात कर दी तो वो सुनिए, आपके लिए पत्रकार हो गए। देखिए, सर्टिफिकेट मत अगर दीजिए, आप- अपनी अपनी आप- बात आप- रखिए प्लीज। समाजवादी पार्टी की जो बात थी उसको भी कहा और भारतीय जनता पार्टी ठीक की है, जो तो बात थी आप उसको भी कहा। सर्टिफिकेट मत एक दीजिए। पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक का तात्पर्य होता है दोनों पक्षों पे शशलेन जी, पक्षों पे बात ये करने की। कहीं नियम या इसमें गाइडलाइन इसमें नहीं है बात- ये प्लीज। विचार है अपना, आप ये सहमत अपने अपने असहमत होते हैं। विश्लेषण, ये कहीं लाइन नहीं है। अगर कहीं ये लाइन लिखी हो कि जो समाजवादी पार्टी और हाँ भाजपा जी, दोनों ये की बात वही करेगा, लोग वही राजनीतिक हैं विश्लेषक होगा, तो बताइए। जो समाचार पत्रों के खिलाफ हल्ला बोल करते हैं, उनसे बहुत अच्छी उम्मीदें मत करिए। अगर मैं उसका उत्तर दूंगा तो ये मैं भाजपा का कैसे हो गया। अब आप जो कुछ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं जीएसटी हमें नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ आप मुझे कारण बता दीजिए। अभिषेक जी, अभी मुझको आपको मौका मिलेगा तो आप अपनी बात रखिएगा, नहीं तो नहीं बात तो हो इसीलिए मैंने कहा ना शशलेन जी, नहीं तो जब आप आप ये मत किसी को बोलिए ना, पर्सनल आप कमेंट मैं करेंगे, मैं भाजपा अभिषेक का जी नहीं जरा हूं। रुकिए, मैं अभिषेक जी रुकिए राजनीतिक प्लीज। विश्लेषक रूप में मैं बता रहा हूँ, अपनी बात शशलेन रख रहा जी। हूँ। मैं किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा। नहीं शशलेन जी, आप यहाँ प्लीज अच्छा, सर्टिफिकेट चलिए। मत दीजिए, अपनी बात रखिए। चलिए। हाँ, तो स्नेहा जी मैं बात कर रहा था पिछले 2014 के चुनाव की। जी देखिए, इस देश और प्रदेश का आप देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में जो विफलता भारतीय जनता पार्टी की है। जब 2014 में मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो इस देश पर 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, आज 2 लाख करोड़ रुपए कर्जा है।
2 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। आप देखिए तमाम सरकारी कंपनियां, और सरकारी कंपनियां क्या, उनका निजीकरण कर दिया, और बड़े बड़े प्राइवेट संस्थान स्नेहा जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद हो गए। बीटेक किया हुआ लड़का 25-30 हजार की नौकरी ढूंढना है, कहीं उसको नौकरी मिल जाए। बड़े बड़े संस्थान बंद हो गए। अभी एक उत्तराखंड की कंपनी थी स्नेहा जी, IMPCL, उत्तराखंड की कंपनी थी जो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों का जिनमें निर्माण होता था, और वो कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी, उसका निजीकरण हो गया। हमें यह नहीं समझ आ रहा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो 2014 से प्रॉफिट में थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही वो नुकसान में कैसे चली गई। LIC आप देख लीजिए क्या स्थिति है आज। जो एक विश्वसनीय LIC बड़ी कंपनी हुआ करती थी पिछली सरकारों में, आज LIC की स्थिति क्या है। एयर इंडिया की स्थिति आप देखिए किस तरीके से निजीकरण कर दिया। BPCL जो भारत पेट्रोलियम की कंपनी को किस तरीके से निजीकरण के रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी ले जा रही। और जो देश में आर्थिक संकट है, आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े बड़े कारोबारी बड़े बड़े घोटाले करके देश छोड़कर भाग गए। देखिए विजय माल्या किस तरीके से 9,000 करोड़ का घोटाला करके देश छोड़ के चला गया। मेहुल चौकसी चले गए 13,000 करोड़ का घोटाला करके। ललित मोदी से लेकर दर्जनों ऐसे लोग हैं जो तमाम पैसा बैंकों से कर्जा लेके, और चाहे मैं कहूंगा कहीं ना कहीं उसमें सरकार जरूर सम्मिलित है, जो देश छोड़कर वो लोग भाग गए। तमाम बड़ी कंपनियां आप देखिए इन्होंने अडानी को दे दिया। एक वर्ग में से भाई तमाम कारोबार इस देश में है, और जो सरकारी कंपनियां अभी तक जो प्रॉफिट में चल रही थी, एकाएक ऐसा क्या हुआ 10-12 वर्षों में जो उन कंपनियों को नुकसान होने लगा। तो देश की आज देखिए जो अर्थव्यवस्था है जी, वो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से है। आप देखिए अभी आप बाहर निकलिए, देखिए लोगों से, तमाम ऐसे छोटे कारोबारी हैं जो दुकान का किराया नहीं निकल पा रहे। स्नेहा जी बड़े बड़े मॉलों में चले जाइए आप, जहां 70-72 कर्मचारी थे उन्होंने 30-32 कर्मचारी कर दिए। बड़ी स्थितियां खराब है देश की। आज के समय में जो छात्र नौजवान हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनका संकट है। तमाम बेरोजगार छात्र ऐसे हैं जो रोज आत्महत्या कर रहे हैं। यह देश धार्मिक उन्माद से नहीं चलता है। यह देश, अगर देश को आगे बढ़ाना है, इसको अच्छे रास्ते पे ले जाना है, तो आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में कार्य करना पड़ेगा। आप देखिए जाके स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था क्या है स्नेहा जी। ग्रामीण अंचल में आप देखिए जाके डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। अगर ईश्वर न करे कैंसर जैसी अगर बड़ी बीमारियां हो जाए किसी को, तो खेत खलिहान सब उसका बिक जाता है। अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए आज की स्थिति में, आप देखिए जाके वेंटिलेटर के लिए आप पूरे जितने बड़े मेडिकल कॉलेज से लेकर पीजीआई में उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं स्नेहा जी, आप घूमते रहेंगे 2-2 दिन, लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्था में वेंटिलेटर आपको नहीं मिलेगा। उन व्यवस्थाओं का कोई जिक्र नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज से लेकर पीजीआई आप जाके देखिए इस तरीके से परिजन जो मरीज होता है उसको एडमिट कराने के लिए परेशान रहता है। दवाई की व्यवस्था तो बात की बात है। ठीक है तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। विवेक जी, जी स्नेहा, पक्ष के साथ मुद्दे पर फाइनल कमेंट। इन्होंने कहा छोटे व्यापारी तक परेशान हैं, हर कोई परेशान है और किसान परेशान है। ये सारे मुद्दे ये पहले ही गिना चुके हैं। इन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज खोलने के दावे आप बहुत करते हैं, लेकिन हाल बड़ा बेहाल है स्वास्थ्य विभाग का। देखिए स्नेहा जी, जी हमारे समाजवादी मित्र अपने जाने अनजाने में सारे विषयों भारत सरकार पे थोप देना चाहते हैं। जी उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिक्षा स्टेट सब्जेक्ट है, स्वास्थ्य स्टेट सब्जेक्ट है। हर विषय आप भारत सरकार के ऊपर नहीं थोप सकते। भारत सरकार के सब्जेक्ट अलग है, स्टेट के सब्जेक्ट अलग है। आज हम नरेंद्र मोदी जी के उस रिकॉर्ड मनाने की चर्चा कर रहे हैं कि जो नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद बन रहा है, जी उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं किस तरह से एक एक मतदाता के आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है। कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री देश में पहली बार, या कोई भी प्रधानमंत्री देश में पहली बार नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ रहा है।
अब ये कहते हैं कि साहब 12 साल हाल बेहाल, 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात की थी। तो इनकी जानकारी के लिए बता दो, आंकड़े पढ़ के आना चाहिए। 52 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में सरकार रोजगार मुहैया करा चुकी है अनुदान के माध्यम से। तो इनको पढ़ना चाहिए। जी हमारी शासन से पहले, मोदी जी से पहले, किसी ने उन गांव गरीब की उन महिलाओं के बारे में सोचा था जो आंखें फोड़ के चूल्हा जलाती थी? आप लोगों ने सोचा होता तो हम यहाँ नहीं होते। किसी ने उन गरीब को छत देने के बारे में सोचा जिनको रिकॉर्ड संख्या में भाजपा के शासन में पक्के मकान मुहैया कराए गए, चाहे ग्रामीण अंचल में चाहे शहरी अंचल में? आपने सोचा होता तो हम यहाँ नहीं होते। किसी ने उन 100% गाँवों तक बिजली पहुँचाने का लक्ष्य हासिल करने के बारे में सोचा? आपने सोचा होता तो हम यहाँ नहीं होते। किसी ने उन गरीबों को स्वच्छ पेयजल की चिंता की? सुनील जी बताते हैं वो साहब 4 टंकी गिर गई, 5 टंकी करे में 10 गिर जाए, गिर गई। हमने काम तो किया ना, क्यों गिर गई? बाकी काम तो भ्रष्टाचारियों का गड़बड़ी करने का है। लेकिन सरकार की मंशा पे आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? सरकार ने गिरने तो, का दुख नहीं है आपको? अरे भाई सुनिए, गड़बड़ी होगी सरकार भी जाएंगे। सरकार ने तो अपना काम ईमानदारी से किया ना। सरकार का चिंतन तो अच्छी दिशा में है ना, कि नहीं है? मोदी जी ने उस गरीब के बारे में सोचा जिसको आपके देश में आजादी के 80 साल में भी स्वच्छ पेयजल मुहैया नहीं हो रहा था। आप प्रधानमंत्री की मंशा के बारे में सोचिए। आपको अगर सोचना है, आप कहते साहब फला जगह गाय मर गई। अरे भाई, योगी जी की उस मंशा के बारे में सोचिए ना, कि जो निराश्रित गौ माताओं को आश्रय देने का है, उस पवित्र मानसिकता का चिंतन करिए। बाकी के काम जो भ्रष्टाचार कर रहा है, दंड का भागी हो रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। हम आप भी पत्राचार लिखते, अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। सर्वाधिक अधिकारी योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में जेल गए हैं, एंटी करप्शन ने भेजा है। तो देखिए, भ्रष्टाचारी अपना काम करने से बाज नहीं आएंगे। हमारा आपका काम है, हम आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की छाया में इस समय बैठे हुए हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इन तीनों स्तंभों को उनकी मर्यादाएं बताता है। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं होगा तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब उच्छृंख हो जाएंगी। ये सब अपनी मर्यादाएं तोड़ करके जनमत का हनन कर लेंगी, कोई इन्हें रोक नहीं पाएगा। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो इनकी मर्यादा बताता है। आज हम अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की छत्र छाया में बैठे हैं तो ये हमारा भी कर्तव्य है कैसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करें, ऐसे भ्रष्टाचारियों को ले जाकर के सरकार और जनमत के सामने नंगा करें। और हम करते हैं, और उसमें कार्रवाई भी सरकार करती है। तो इसका ठीकरा आप सरकार के सर नहीं फोड़ सकते। सरकार की मंशा उसके कार्यों में दिखती है, साफ दिखती है। योगी जी ने, मोदी जी ने जो किया देश के लिए वो उल्लेखनीय है, वो पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया। अभिषेक जी, आखिरी का 1 मिनट जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, जी कल का जो दिन होने वाला है वो अभूतपूर्व है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, उनसे चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष, उसको इनकार नहीं कर सकता। जो कार्य किए गए हैं, चाहे वो ये आपका धारा 370 का निरसन हो, या राम जन्मभूमि पे मंदिर का निर्माण हो, या स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम हो, या जो 5 लाख का आपका बीमा है जो अपने सीनियर सिटीजन को दिया गया है, ये सब व्यवस्थाएं जो की गई हैं, उससे माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी जो दृष्टिकोण है, जो उनकी नीतियां हैं, वो परिलक्षित होती है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरी बात, अभी सैसलिन जी कह रहे थे कि काफी कुछ जो छोटे व्यापार हैं वो बंद हो गए। देखिए, अर्थशास्त्र का एक नियम है, जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते थे तब उसमें पढ़ाया गया था कि जब एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनियां जब किसी देश में आती हैं तो उससे प्रतिस्पर्धा का एक माहौल बनता है। वो आखिरकार देश की जनता के लिए ही लाभकारी होता है, क्योंकि जब कोई व्यवसायी अपने देश में व्यवसाय कर रहा होता है तो वो एक कुएं के मेढक की तरह होता है। उसे बस ये लगता है कि हमारा संसार में इतना ही है। जब कोई बाहर की कंपनी आके प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है तब वो अपने उत्पादों की गुणवत्ता पे भी ध्यान देता है, जो उसकी कीमतें हैं वो भी स्थिर होती हैं, वो भी प्रतिस्पर्धी कीमत जनता को मिलती है। अंततः लाभ किसी को होता है? जो एंड कंज्यूमर है। अगर कोई जैसे डिजिटल इंडिया हुआ, उससे क्या ई कॉमर्स कंपनियां आई, अमेजन आई, फ्लिपकार्ट आई, इनसे आप देखिए तो कितना अपना जो उपभोक्ता का एंड उपभोक्ता है उसको इतना सहजता हो गई है। आप एक क्लिक कीजिए, सारा सामान आपके घर आ जाता है, उपरोक्त कीमत पे आ जाता है, प्रतिस्पर्धी कीमत पे आता है। तो जनता को जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट। ये नीतियां किसने दिखाई? डिजिटल इंडिया का सप्ताह किसने दिखाया?
माननीय नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। ठीक है, ठीक तो है, एक फाइनल तरफा कमेंट विरोध लेने करना, दीजिए अभिषेक जी। ये इनको सोचने देता है। ठीक है शशलेन जी, आप आखिर का एक कार्यकाल- मिनट जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, जी जो 12 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 12 वर्ष जनता बेहाल। इन 12 वर्षों में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं किया। तमाम छात्र रोजगार के अभाव में आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को आय दुगना करने का वादा किया था, वो भी वादा पूरा नहीं किया। तमाम किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी आप देखिए किस तरीके से ठीक है। खादों के जो रेट बढ़े। कुल मिला के खाद आप ये की दावा कर रहे हैं समस्या कि को इनका लेकर 12 साल बेहाल है। सुनील जी, आखिरी का एक मिनट जल्दी से मुद्दे पे देखिए, फाइनल स्नेहा कमेंट। जी अभी विवेक जी का सर्राफा व्यापार बंद है। आप मानिए, जब से मोदी जी ने कहा कि आप सोना ना खरीदे, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। जी। कम से कम 10-15 मेरे जानने वाले हैं जो सुनारों की दुकान पे काम करते थे, आज पैदल हो गए हैं। तो सरकार की कुछ अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। हमारा कर्तव्य है कि अच्छाइयों से भी हम सरकार को अवगत कराएं और जो उसकी कमियां हैं उन पर भी हम टिप्पणी करें। बिल्कुल। भाजपा सरकार से पहले एक छोटा सा आदमी बाइक खरीदता था, 25 या 30 हजार मिलती थी। आज स्नेहा जी क्या रेट हो गया है? एक कार जो 3 लाख 4 लाख की मिलती थी वो 8 लाख की हो गई है। तो ये बुराइयां हैं सरकार की। इस तरह से सरकार ने मीडियम क्लास को मार के रख दिया। मैं तो यही कहूंगा जिस तरह सोशल मीडियम क्लास का हुआ है। विवेक जी टंकियों की आप बात कर रहे हैं, चलिए गांव में दिखाऊं चल के आपको। आप कहें पेयजल व्यवस्था बहुत बढ़िया है, यही तो मेरे मुख्यमंत्री जी को लोग गुमराह कर रहे हैं। अगर योगी जी के संज्ञान में जो बात आती है स्नेहा जी, उस पर कार्रवाई होती है। अगर ये चीज उनके संज्ञान पूर्ण रूप से आ जाए, और मैं प्रयास करता हूं कि चैनलों जो लोग हम उठा रहे हैं मुद्दे, वो कम से कम योगी जी तक पहुंचे। टंकियां क्यों गिर रही, सवाल इस बात पर होना चाहिए। टंकियां किसके पैसे के हैं? उन भ्रष्टाचारी अफसरों के पैसे के हैं? वो हमारे आप टैक्स पर पैसे बनी है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो टंकियां गिराने वाले हैं उनके वहां बुलडोजर चला घर गिरा दीजिए उनका। जनता पानी तो मिले कम से कम। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आज की बात बस इतनी सी है कि इतिहास खबर लाइन लंबी सिर्फ दिनों को जोड़कर नहीं बल्कि जनता के भरोसे को सहेज कर होते। रिकॉर्ड की किताबों में पंडित नेहरू से आगे निकलना मोदी जी के लिए एक बड़ी जीत जरूर है, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा इस बात पर होगी कि 12 साल के सुशासन के दावों के बीच विपक्ष द्वारा उठाए गए आस्था और चंदे के सवालों पर सत्ता का इकबाल कितना खरा उतरता है। खैर ये तो वक्त बताएगा, और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।